स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3 और ये जो चैप्टर है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की एग्जाम ट्यूसडे है तो इससे पहले एक बार इस लेक्चर को आप गो थ्रू कर लीजिए, तो जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 3 कौन सा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है, कि किसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। सो कंज्यूमर का मीनिंग ये होता है कि कंज्यूमर जो है वो गुड्स एंड सर्विस परचेस करता है, खुद की कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विस परचेस करता है। किसके अगेंस्ट में, कि वो पैसा देता है और उसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस कंजम्पशन करता है। अब वो जो पैसा देता है वो 3 वे पे वो दे सकता है। पहला वे है कि वो पार्टली पेमेंट कर सकता है, दूसरा वे है कि वो फुल्ली पेमेंट कर सकता है, और तीसरा जो वे है वो फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकता है। तो उसको भी हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताने वाला, उसको भी हम लोग कंज्यूमर बोलेंगे, जो हमारी थर्ड लाइन में डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको लाइन बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है उस लाइन में। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रमेश है, वो लैम्बोर्गिनी कार का ओनर है, राइट। रमेश जो है वो क्या है, लैम्बोर्गिनी कार का ओनर है। अब रमेश ने लैम्बोर्गिनी कार परचेज की है। अब रमेश की फ्रेंड कौन है, पायल है। तो पायल ने रमेश को बोला यार मुझे 2 दिन के लिए कार चाहिए। सो रमेश ने पायल को परमिशन दे दी और पायल 2 दिन के लिए कार लेके गई। तो पायल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। तो आइए उस लाइन में क्या लिखा हुआ है। उस लाइन में ये लिखा हो कि एनी यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस हु यूज इट ऑन द बेसिस ऑफ द परमिशन ऑन द परचेजर इज अ कंज्यूमर। यानी रमेश क्या है कि रमेश ओनर है और रमेश ने पायल को परमिशन दे दी कि हाँ तू गुड्स यूज कर सकती है, तो पायल को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों। आइए सेकेंड हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर की कंज्यूमर के राइट्स कौन से। सबसे पहले राइट्स कि भाई राइट्स टू इंफॉर्मेशन, सबसे पहला राइट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कि राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो लाइक क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी और प्राइस के अबाउट में, प्राइस के बारे में वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। वो कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए जाता है तो वो पूछ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, प्राइस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में वो पूछ सकता है। तो कंज्यूमर के पास पहला राइट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन। कोई भी शॉपकीपर उसको मना नहीं कर सकता है कि यार तू इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। उसके पास राइट है, कौन सा राइट है, इंफॉर्मेशन देने का राइट है। सेकेंड राइट, राइट ऑफ चॉइस। मान लो हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में परचेज करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। अब शॉपिंग मॉल में हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए तो वहां पे बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह से अरेंज करके रखा है, तो हमें चॉइस मिलती है। यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट टू चॉइस कि वो अपने हिसाब से गुड्स को परचेज कर सकता है। यहाँ पे कोई भी शॉपकीपर उसको मना नहीं करेगा कि आप एक्चुअली लेने वाले हो, कि आपको लाइक इतने सारे आपने गुड्स अपने लिए लाइक देख लिए हैं तो उसमें से कौन से गुड्स लेने वाले हो, अब नहीं लेने वाले हो तो क्यों नहीं लेने वाले, ये कोई भी क्वेश्चन वो शॉपकीपर कंज्यूमर को पूछ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के पास कौन सा राइट है, राइट टू चॉइस। यानी राइट टू चॉइस में वो दे सकता है कि भाई क्वालिटी ऑफ द गुड्स कैसी है, सर्विस कैसी है। कंज्यूमर के पास ऐसा भी राइट है कि भाई वो लार्जेस्ट चॉइस ऑफ द प्रेफरेंस, यानी वो बहुत सारे गुड्स को देख सकता है और उसमें से कोई भी एक गुड्स को चॉइस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लाइक किसी क्लोथ की शॉप पे गए और आपको क्लोथ की शॉप पे गए और आपने बहुत सारे लाइक कपड़े देख लिए, लेकिन उसमें से एक भी लाइक शर्ट, टी शर्ट, कोई भी चीज है वो आपको पसंद नहीं आई, तो लाइक कोई भी शॉपकीपर ऐसा नहीं बोल सकता है कि यार तुझे लेना नहीं था तो तू क्यों आया, ऐसा नहीं बोल सकता है। यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट टू चॉइस। क्लियर बच्चों। थर्ड पॉइंट, राइट टू गेट एजुकेशन। अब कस्टमर, कंज्यूमर क्या है कि कंज्यूमर या कस्टमर क्या है कि वो कोई भी शॉपकीपर के वहां पे जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मोबाइल फोन लेने के लिए, अब उसको मोबाइल फोन के बारे में 0% नॉलेज है। क्या नॉलेज है, 0% नॉलेज है, कुछ भी पता नहीं है। तो वो शॉपकीपर को पूछ सकता है
कि भैया इस मोबाइल में क्या है, फंक्शन कैसे वर्कआउट होते हैं, कि यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड होती है और ये एप्लीकेशन कैसे वर्क, तो सारी एजुकेशन वो शॉपकीपर के पास से ले सकता है। तो एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, के गुड्स एंड सर्विस के बारे में वो पूछ सकता है और गुड्स एंड सर्विस के बारे में वो एजुकेशन ले भी सकता है, राइट। थर्ड है राइट टू सेफ्टी। अब राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड गुड्स व्हिच आर हार्मफुल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कंज्यूमर के पास राइट है टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स, कि जो गुड्स उसकी लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल है। जिसे मान लो कि कोई भी शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर एक्सपायरी वाली जो दवाइयां है वो सोल्ड नहीं कर सकता है। एक्सपायरी वाली जो दवाइयां है वो सोल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लो कि उसने एक्सपायरी वाली दवा सोल्ड कर दी किसी कंज्यूमर को और उस दवाई से कंज्यूमर को कुछ भी रिएक्शन आया, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? शॉपकीपर होगा, क्योंकि शॉपकीपर जानता है कि भाई ये जो दवाइयां है कि ये दवाइयां एक्सपायरी वाली है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट है, राइट टू सेफ्टी। वो देख सकता है कि यार ये दवा एक्सपायरी तो नहीं हो चुकी है, ये मेडिसिन एक्सपायरी नहीं हो चुकी। मान लो कि एक्सपायरी हो चुकी है, एक्सपायरी हो चुकी है, तो लाइक क्या हो सकता है कि वो सीधा कंज्यूमर फोरम में जाके उस पे केस भी फाइल कर सकता है। राइट टू सूट भी वहां पे उसके पास राइट है कि वो सूट कर सकता है, कहाँ पे? कंज्यूमर फोरम में केस फाइल कर सकता है। तो कोई भी शॉपकीपर है एक्सपायरी वाली और कंज्यूमर को उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी से हार्मफुल वाली जो भी गुड्स है वो गुड्स सोल्ड नहीं कर सकता है। यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी है। Then after next right to be heard. A consumer has a file a suit against a person who has cheated him, sorry, a district forum, state forum and national। कहाँ पे सूट फाइल कर सकता है? वो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम या नेशनल फोरम में वो केस फाइल कर सकता है, किसी भी बंदे ने उसको चीट किया हुआ। एक एग्जांपल लेते तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कि फॉर एग्जांपल है कि एक ये सुरेश नाम का बंदा है। अब ये जो सुरेश नाम का बंदा है, मान लो कि उसने गोवा की एक होटल बुक कराई हुई है, होटल की वेबसाइट पे जाके। अब होटल की वेबसाइट पे जाके देखा कि ये होटल तो बहुत अच्छी है और उसने बुक करवाई, और होटल वाले ने उससे पर डे का 10,000 रुपीज चार्ज किया। कितना चार्ज किया? 10,000। अब सुरेश गोवा में जाता है। अब गोवा में जाके देखता है यार ये होटल तो कैसी है, अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स के हिसाब से ये तो होटल है ही नहीं, ये तो अच्छी वाली होटल नहीं है, तो यार झोपड़पट्टी है। तो लाइक उसके साथ चीट हुआ है। तो यहाँ पे सुरेश के पास राइट है कि इस होटल पे वो केस कर सकता है कंज्यूमर फोरम में, और वो लाइक 3 जगह पे भी केस कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम, लेकिन अकॉर्डिंग टू अमाउंट के हिसाब से। मान लो कि अप टू 20 लाख तक की अमाउंट है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 20 से 1 करोड़ की अमाउंट है तो वो स्टेट फोरम में जाएगा, और अबव 1 करोड़ है तो वो कहाँ पे जा सकता है? नेशनल फोरम में भी जा सकता है। तो मान लो कि कोई भी बंदा कंज्यूमर को चीट करता है, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो फोरम में जाके लाइक क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। क्लियर? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है फॉर देयर जेन्युइन ग्रीवियंस। मेनी टाइम्स देयर कंप्लेंट मे बी ऑफ स्मॉल वैल्यू, बट इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एज अ होल may be a very large. So they can also take the help of consumer organization in seeking to redressal their grievance. अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो बहुत इजी वे पे समझ में आ जाएगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल एक पायल नाम की लड़की है, वो रोज सुबह कृष्णा डेयरी में मिल्क लेने के लिए जाती है। अब ये कृष्णा डेयरी वाला का रूल क्या है कि आप ना बिफोर 9 o'clock आओगे तो मैं आपको MRP प्राइस दूंगा।
कि किस प्राइस पे दूंगा, एमआरपी प्राइस पे। लेकिन आप आफ्टर 9 o'clock आओगे तो मैं आपको एमआरपी से 1 रुपया ज्यादा दूंगा। तो यार ये तो चीटिंग हुई, राइट? भले 1 रुपया यानी स्मॉल वैल्यूज है। मान लो कि पायल के पास से 1 रुपीज लेता है, वैसे तो कितने सारे लोग हैं, तो उसको तो कितना बेनिफिट होता होगा। तो पायल ने क्या किया कि पायल ने सीधा कंज्यूमर फोरम में जाके कृष्णा डेयरी के सामने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया कि भैया ये जो बंदा है एमआरपी से ज्यादा प्राइस ले रहा है। तो उसकी 1 रुपये की जो वैल्यू है, वो 1 रुपये की वैल्यू स्मॉल वैल्यू है, लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी में लार्ज बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जेन्युइन ग्रीवियंस में जाके भी केस फाइल कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि हमने कुछ ऐसा अकॉर्डिंग टू एग्जांपल के हिसाब से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कंज्यूमर मस्ट मेक कंप्लेंट फॉर देयर जेन्युइन ग्रीवियंस। जेन्युइन ग्रीवियंस 3 है, स्टेट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड नेशनल फोरम, ये 3 ग्रीवियंस है। Many times their complaint may be a small value, यानी पायल की वैल्यू कितनी थी, बहुत स्मॉल वैल्यू यानी 1 रुपीज थी, बट इट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज अ होल, पर उसकी जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में लार्ज बेसिस पे हुई है। सो दे कैन ऑल्सो टेक हेल्प द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। तो पायल ने क्या किया कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ली, और उस हेल्प की वजह से उसने क्या किया कि उसने सोसाइटी में कुछ इंप्रूवमेंट लाने की स्टेप्स लिए। तो इट इज नोन एज द राइट टू सीक रिड्रेस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये आपको राइट शॉर्ट नोट में आ सकता है, राइट? तो आप बहुत ध्यान से सुनिए कि क्या है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैंने इस डेफिनेशन के पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लोज 1 सब क्लोज आर, Consumer Protection Act 1986, unfair trade practice means a trade practice which, unfair trade practice किस लिए करते हैं? सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को ज्यादा करने के लिए, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं। सो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस which for the purpose of promoting the sale, हमें सेल को प्रमोट करना है, तो इस सेल को प्रमोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं। use or supply of any goods or for the provision of any services। हम लोग किस चीज का बिजनेस करें? अगर कोई गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं और सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, तो इस गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उसको ज्यादा सोल्ड आउट करने के लिए हम लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं। सो अडॉप्ट एनी अनफेयर मेथड इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गुड्स सोल्ड आउट कर रहा हूँ, मैं कोई सर्विस सोल्ड आउट कर रहा हूँ, तो मेरी सर्विस को प्रमोट करने के लिए, ज्यादा सोल्ड आउट करने के लिए मैं फॉलोइंग टाइप की अनफेयर मेथड को क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। तो कौन सी अनफेयर मेथड है? मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस देता हूं अबाउट द क्वालिटी, स्टैंडर्ड, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल ऑफ द गुड्स। मैं गुड्स के बारे में गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशंस देता हूं कि उसकी क्वालिटी, मैं एक्चुअली क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी है, लेकिन मैं बताता हूं कि बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी है, बहुत ही A1 ग्रेड का गुड्स है। तो मैं ऐसी चीजें गलत तरीके का रिप्रेजेंटेशन करता हूं और उसकी वजह से कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाता है और कंज्यूमर क्या करता है? उस चीज को परचेज कर सकता है। सेकेंड मेथड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस द ओल्ड गुड्स एज ए न्यू वंस, यानी पुराने गुड्स को मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नया गुड्स है, अभी शोरूम से आया हुआ है, तो मैं ऐसे गलत रिप्रेजेंटेशंस करके भी मैं अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकता हूं। थर्ड, represent that the seller has a sponsorship approval or affiliation which in reality such as seller does not have। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्कूल ओपन की है और मेरी स्कूल का टाइप कोई सीबीएसई से नहीं है और गुजरात बोर्ड से कुछ एफिलिएशंस नहीं है, फिर भी मैं सभी लोगों को ऐसे बताता हूँ और एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे करता हूँ कि मेरी स्कूल के साथ सीबीएसई का एफिलिएशन है, गुजरात बोर्ड का एफिलिएशन है, और सब बच्चे मेरी स्कूल में एडमिशन ले लेते। तो यानी मैंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई लोगों ने एडमिशन तो ले लिया, मेरी सर्विसेज तो सोल्ड आउट हो चुकी, लेकिन ये चीज तो गलत है, तो इसको भी अनफेयर मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट,
false statement about the warranty and guarantee period. एक्चुअली लाइक कोई गुड्स की गारंटी और वारंटी नहीं है, लेकिन मैं उस गुड्स को सोल्ड करने के लिए ऐसा बोल देता हूँ कि यार ये गुड्स की इतनी गारंटी है, वारंटी है, आप कभी भी गुड्स को कोई कुछ भी होता है तो लाइक आप मेरी शॉप पे आके बेझिझक आप इस गुड्स को क्या करवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं, और मैं पीस टू पीस आपको रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं ऐसा स्टेटमेंट देता हूँ। लेकिन जब गुड्स बिगड़ जाता है और वो कंज्यूमर मेरी दुकान पे आता है तो मैं मना कर देता हूँ, मैंने ऐसा बोला ही कहाँ है। तो लाइक गलत तरीके से गारंटी और वारंटी दे के सेल को क्या करता हूँ, मैं प्रमोट कर देता हूँ। तो ये भी एक अनफेयर मेथड है। नेक्स्ट, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मैं गुड्स की प्राइस के बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में मैं गलत स्टेटमेंट देता हूँ। मान लो कि फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बंदा है, ये बंदा एसी सोल्ड कर रहा है। क्या सोल्ड कर रहा है? एसी सोल्ड कर रहा है। अब उस बंदे ने बोला कि सर आप जैसे ही एसी लेके जाओगे मैं आपको क्या डिस्काउंट प्राइस पे करके दूंगा। दूसरी बात कि आपने एसी लिया, कंपनी आपको 3 सर्विस दे रही है, लेकिन मैं आपको लाइक 3+5 सर्विसेज दे रहा हूं। ऐसे गलत गलत तरीके से मैंने बता दिया और उस बंदे ने यानी सामने वाले कंज्यूमर ने मेरे पास से एसी ले लिया। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये तो टोटली गलत है। एक्चुअली उसमें कुछ भी लाइक सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, लाइक प्राइजेस भी मैंने गलत बताई हुई है, सारी कुछ चीजें गलत बताई हुई है, लेकिन ये तो क्या है, अनफेयर मेथड है। तो मैं इस मेथड को यूज करके अपनी सेल को प्रमोट कर रहा हूं। इट इज नोन एज द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये आ ही सकता है 110%। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। कौन क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी। अब ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी है 3 टाइप्स की एजेंसी, मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल फोरम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम का सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की, उसका कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं अ पर्सन who is or has been qualified a district judge, right? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट कौन होता है? तो प्रेसिडेंट ये होता है कि वो एज अ डिस्ट्रिक्ट जज क्वालिफाइड होना चाहिए। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे 2 मेंबर्स होने चाहिए। कितने मेंबर्स हो जाए? 2 मेंबर्स। और उन लोगों के पास बहुत सारी नॉलेजेस होनी चाहिए, पर इसमें से 2 मेंबर्स में से एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। और उसके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? लॉ रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, कॉमर्स यानी मैनेजमेंट रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए, और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए। 2 मेंबर, इसमें से एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। क्लियर? इजी। देन आफ्टर अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है कि कैसे अपॉइंट होता है। Every appointment shall be made by state government, the recommendation of the selection committee consisting of the following namely। यानी उसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है। पर कैसे? किसके रिकमेंडेशन से? सिलेक्शंस कमेटी के। अब ये सिलेक्शंस कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे मेंबर होता है प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन, वो सिलेक्शंस कमेटी का चेयरमैन होता है। देन सेकेंड मेंबर होता है सेक्रेटरी ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट। जो लॉ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो भी इस इलेक्शंस कमेटी का मेंबर होता है, राइट? और सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, और सेक्रेटरी कोई इंचार्ज होता है, कोई ऑफिसर्स होता है, वो किसके साथ डील करता होता है? वो ऑफिसर कंज्यूमर अफेयर्स के साथ डील करता होता है। सो ये तीनों जो मेंबर्स है, उसके बेसिस पे कमेटी बनती है। तो सबसे पहला चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, और सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफिसर होता है, और वो इंचार्ज ऑफिसर कंज्यूमर अफेयर्स के साथ डीलिंग करता है। तो ये सिलेक्शन कमेटी है, और इस सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन से बंदे को अपॉइंट किया जाता है। मेंबरशिप, अब ये जो बंदा है डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने साल लाइक वो इस पोस्ट पे रह सकता है?
तो एवरी मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और एज ऑफ द 65 years, 5 years और एज ऑफ 65 years। यानी उसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरी एज 55 years, तो मैं 60 years पे रिटायरमेंट हो जाऊंगा। 5 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर, तो पहले 60 years आ जाता है तो मैं 60 years पे रिटायरमेंट हो जाऊंगा। मान लो कि ए नाम का बंदा है और उस ए नाम के बंदे की एज है 62 years, तो 5 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर, तो ए नाम का बंदा है वो कितने साल में वो रिटायर हो जाएगा, 3 years में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि 65 years जल्दी आ जाता है तो वो 3 years में रिटायर हो जाता है। तो 5 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। देन आफ्टर जुरिडिक्शंस, बराबर कि जुरिस्डिक्शंस में क्या आता है, तो द डिस्ट्रिक्ट फोरम इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सूट और कंप्लेन अप टू 20 लाख, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम लाइक किस अमाउंट तक की कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकता है, अप टू 20 लाख तक की अमाउंट को वो क्या कर सकता, अमाउंट की कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकता है। और अबाउट 20 लाख है तो वो जो कंप्लेन जाएगी कहां पे जाएगी, वो कंप्लेन जाएगी स्टेट फोरम में जाएगी। 20 लाख से 1 करोड़ और मोर देन 1 करोड़ से, तो वो कहां पे जाएगी, वो जाएगी नेशनल फोरम। तो अप टू 20 लाख तक की जो कंप्लेन है वो कंप्लेन कहां पे आएगी, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आएगी। क्लियर बच्चों? ओके। द नेक्स्ट है स्टेट फोरम। स्टेट फोरम का मतलब क्या है और स्टेट फोरम कैसे वर्क करता है? सो स्टेट फोरम लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो भी कंप्लेन है वो रिजॉल्व नहीं हुई है और डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कोई भी जजमेंट दे दिया हुआ है और उस जजमेंट से जो सामने वाला बंदा है, राइट, जो वो क्या है कि वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहां पे आएगा, स्टेट फोरम में। लेकिन उसको स्टेट फोरम में आने से पहले बिफोर 30 days के पहले उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और स्टेट फोरम उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, फिर वो यहाँ पे लाइक उसकी केस यहाँ पे चलती है, राइट, बिफोर नहीं सॉरी विद इन द 30 days। अ पर्सन हु इज और हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फोरम, यानी स्टेट फोरम का प्रेसिडेंट कौन होता है, स्टेट फोरम का प्रेसिडेंट हाई कोर्ट जज होता है। क्वालिफाइड द हाई कोर्ट जज जैसा क्वालिफाइड होना चाहिए, वही बंदा स्टेट फोरम का क्या बन सकता है कि प्रेसिडेंट बन सकता है, हु हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज। यहाँ पे सेम थिंग, 2 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर वुमेन होती है और उन लोगों को अकाउंट, लॉ, कॉमर्स और इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, रिकमेंडेशन बाय सिलेक्शंस कमिटी। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन वो चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट भी होता है और सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द कंज्यूमर अफेयर्स। ये तीनों मेंबर्स मिलके इस पोस्ट की क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट करते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप में ये है कि 5 years और 67 years, यानी एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट फोरम, यहाँ पे मैंने गलती से डिस्ट्रिक्ट फोरम लिख दिया है कि एवरी मेंबर्स ऑफ द स्टेट फोरम shall be office for a period 5 years और 67 years whichever is earlier। यानी मान लो कि कोई बंदे की रिक्रूटमेंट 62 years पे हुई है तो वो 67 years पे रिटायरमेंट हो जाएगा और 65 पे हुई है फिर भी 67 पे रिटायरमेंट हो जाएगा, 5 years और 65 years whichever is earlier। जुरिस्डिक्शंस, यहाँ पे जुरिस्डिक्शंस कौन सा है कि स्टेट मेंबर कितने अमाउंट तक की कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो अप टू 20 लाख, राइट, सॉरी मोर देन 20 लाख एंड लेस देन 1 करोड़, राइट, मोर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़ तक की जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन को वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, राइट। अब वैसे भी लोग हैं कि स्टेट फोरम के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन दी 30 days में उसको नेशनल फोरम में एप्लीकेशंस करनी पड़ती है, नेशनल फोरम उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जो बंदा है प्रेसिडेंट है वो कैसा होना चाहिए, हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, राइट, कौन सा क्वालिफाइड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जज जैसा क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं और उस 4 मेंबर में से एक मेंबर वुमेन होती है,
सेम थिंग उसके पास लॉ, अकाउंट, कॉमर्स और इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चेयरमैन होते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट मेंबर और सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द कंज्यूमर अफेयर्स, ये तीनों मेंबर्स क्या करते हैं? ये तीनों जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, ये तीनों लाइक हाई कोर्ट जज, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जज की क्या करते हैं? यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। मेंबरशिप, यहाँ पे मेंबरशिप राइट, यहाँ पे भी गलत है, डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे नेशनल फोरम आएगा। सो यहाँ पे जो मेंबरशिप है वो लाइक कितने साल तक आप होल्ड कर सकते हो? 5 इयर्स और 70 इयर्स, यानी किसी बंदे की रिक्रूटमेंट 65 इयर्स बेसिस पे हुई है तो 70 इयर्स तक वो इस पोजीशन में रह सकता है, और किसी बंदे की 68 पे हुई है तो वो 70 इयर्स तक ही रहेगा। तो यहाँ पे 5 इयर्स और 70 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, राइट। जुरिस्डिक्शंस, उसका जुरिस्डिक्शंस क्या है कि नेशनल कमीशन जो है वो मोर देन 1 CR वाले जितने भी केसेस है, अमाउंट वाले केसेस है, वो उस केसेस को हैंडलिंग करता है, राइट। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शंस उसका कितना है? अप टू 1 CR जितना है। और फिर भी बंदा नेशनल फोरम से सेटिस्फाइड नहीं है, सो विद इन दी 30 डेज में वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो इस यूनिट में मैंने आपको राइट्स ऑफ कंज्यूमर, अनफेडरेट प्रैक्टिस और ये डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम के बारे में आपको मैंने समझा दिया, राइट। ये जो वीडियो है आपको एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें से ये जो फॉरम वाला जो क्वेश्चंस है वो कंपलसरी आएगा आपकी एग्जाम में, तो प्लीज एक बार आप इस वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।